आज का टॉपिक है डिजिटल टॉक्सिसिटी। ये जो मैंने बनाया हुआ है ये है सोडियम पोटेशियम पंप। इसको मैंने एक पहले वीडियो में पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बयान किया है, वो आप देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये है सोडियम पोटेशियम पंप, ये है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर और ये है कैल्शियम गेटेड एल टाइप वोल्टेज चैनल्स। अब मैंने बताया था कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसमें ऐसा होता है कि जो पोटेशियम है वो अंदर आ रहा होता है और जो सोडियम है वो बाहर जा रहा होता है। इस तरह ये वर्क करता है। और यहाँ पे फिर जो सोडियम बाहर गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फिर वो सोडियम अंदर आएगा और उसके एक्सचेंज में कैल्शियम जाएगा बाहर। तो इनकी जो एक्टिविटी होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है। अगर डिजिटल जो या फिर डिजॉक्सिन जो है वो ड्रग जब आ जाती है तो वो पोटेशियम बाइंडिंग साइट जो होती है सोडियम पोटेशियम एटीपेस जो पंप है उसकी जो पोटेशियम साइट होगी उसके साथ वो बाइंड हो जाती है। और जैसे ही पोटेशियम बाइंडिंग साइट पे डिजिटलिस जो है वो बाइंड हो जाएगी तो पोटेशियम जो है उसकी सीरम में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यानी जैसे मैं आपको बताऊं कि वो जैसे ही यहाँ पे बाइंड हुई और उसने क्या किया, इस पंप को इनहेबिट कर दिया। जब ये पंप इनहेबिट हो गया तो वो जो नॉर्मली एक्टिविटी हो रही थी सोडियम का बाहर जाना और पोटेशियम का अंदर आना, यानी पोटेशियम की इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन बढ़ना, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसकी वजह से जो पोटेशियम होगा उसकी कंसंट्रेशन इंट्रासेल्यूलरली कम हो जाएगी और सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो यानी एक कंडीशन हो जाएगी हाइपरनेट्रीमिया की और एक हो जाएगी हाइपोकैलेमिया की। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम बाहर से अंदर नहीं आ रहा, सेल के अंदर नहीं आ रहा, तो हाइपोकैलेमिया हो गई। और जो सोडियम है वो बाहर नहीं जा पा रहा तो उसकी कंसंट्रेशन अंदर बढ़ रही है, तो इसकी वजह से वो क्या हो गया, हाइपरनेट्रीमिया हो गई। अब इस तरह से अगर ये पंप इनहेबिट हो गया तो अल्टीमेटली इसकी एक्टिविटी जो है वो इस पंप पे भी अफेक्ट करेगी कि सोडियम जो है वो अंदर नहीं आएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि ऑलरेडी सोडियम अंदर एक्यूमुलेटेड है। और इसी की वजह से जो अंदर कैल्शियम है वो बाहर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन भी सेल के अंदर बढ़ेगी और हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया, ये वो तीन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिजिटलिस टॉक्सिसिटी होती है। अगर पोटेशियम ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा अपनी बाइंडिंग साइट पे तो जो डिजिटलिस होगी उसको इजीली जगह मिल जाएगी कि वो बाइंड कर सके और अपनी टॉक्सिसिटी बढ़ा सके। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिजिटलिस टॉक्सिसिटी होती है। और एक दूसरा भी होता है हाइपोमैग्नीसिया। हाइपोमैग्नीसिया किस तरह से कि जो मैग्नीशियम होता है उसकी एक्टिविटी या उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट करती है पैराथायरॉयड हार्मोन पे, उसको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाता है। यानी जब भी मैग्नीशियम की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है तो वो पोटेशियम की जो इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन है उस पर अफेक्ट करता है। यानी इसके साथ लिंक है। अब हाइपोमैग्नीसिया हुआ तो अल्टीमेटली हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, और अगर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो डिजिटलिस टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि पोटेशियम अगर कम अवेलेबल होंगे तो इजीली डिजिटलिस जो है वो बाइंड हो जाएगा, और अगर पोटेशियम ज़्यादा होंगे तो उसको कॉम्पीट करना पड़ेगा बाइंडिंग साइट पे अटैच होने के लिए। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि डिजिटलिस टॉक्सिसिटी को प्रीडिस्पोज करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको कम करते हैं, तो आप इसके अपोजिट लिख सकते हैं कि जो इसको कम करेंगे वो होगा हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि अगर कैल्शियम कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो गया और जो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन इतनी नहीं होगी, और अगर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन इतनी नहीं होगी तो फिर डिजिटलिस टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी। मैं अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूं कि जब ये इनहेबिट हो जाता है पंप ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ दिस ड्रग,
तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली ये होता है कि ये दोनों पंप आप एक्टिवेट होके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं, मगर जब ये जो पंप है वो इनहिबिट हो जाता है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाती है। और जब मेम्ब्रेन ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाती है तो इसमें मैं आपको आगे बताऊंगी कि इर्दमिया का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हाइपर कैल्सीमिया जो है वो टॉक्सिसिटी काज करती है। अगर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होगी तो कंट्रैक्शन इतनी नहीं होगी, जो कंट्रैक्टाइल फोर्स है वो इतना नहीं होगा, तो अल्टीमेटली डिजिटल टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी। तो हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा है हाइपर मैग्नीसिमिया। अब हाइपर मैग्नीसिया हो गया तो वो हाइपर कैल्मिया कर देगा, और ये दोनों फैक्टर्स क्या करेंगे, टॉक्सिसिटी को डिक्रीज कर देंगे। और प्लस में हाइपोनेट्रेमिया। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको बढ़ाते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको डिक्रीज करते हैं, तो मैंने दोनों डिफाइन किए हैं। और भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से डिजिटल टॉक्सिसिटी होती है, जैसे रीनल इंसफिशिएंसी हो गई। अगर रीनल इंसफिशिएंसी हो जाएगी तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उस पर इफेक्ट आएगा और डिजिटल टॉक्सिसिटी हो सकती है। एडवांस्ड एज की वजह से भी होता है, स्कीमिया की वजह से भी होता है। ये तो हो गई कंडीशंस, मैंने आपको फैक्टर्स पहले डिफाइन किए हैं। अब आ जाते हैं कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। एक तो मैंने एडवर्स इफेक्ट आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, एक्साइटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो एक तो रिस्क होगा किसका, एरिथमिया का। और दूसरा ये जीआईटी पे इसका इफेक्ट क्या होता है कि जीआईटी में इसका इफेक्ट ये होता है कि जीआईटी में ये नोजिया काज कर सकता है। उसके अलावा वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर ब्रेन पे इसका जो इफेक्ट है तो इसमें लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ कलर परसेप्शन, या फिर ब्लड विजन भी हो जाता है, तो इसके ये एडवर्स इफेक्ट हैं। अब एग्जामिनर फिर जब ये सारा पूछ लेता है तो आपसे क्वेश्चन करता है कि डिजिटल टॉक्सिसिटी को ट्रीट कैसे करते हैं। डिजिटल टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हाउ टू ट्रीट दिस डिजिटल टॉक्सिसिटी, तो हम पहले तो पोटेशियम और मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है उसको करेक्ट करेंगे, यानी ऐसे सप्लीमेंट्स देंगे जो कि पोटेशियम और मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है उसको क्या करे, करेक्ट करे। दूसरा ये कि उनको करेक्ट करने के लिए हम एंटी एराइदमिक एजेंट देंगे ताकि इर्दमिया ना हो। क्योंकि देखिए अगर पोटेशियम कम हो जाएगा, पोटेशियम लो हो जाएगा, तो सेल के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो रिपोलराइज कर सके। तो एंटी रिदमिक एजेंट्स देंगे जैसे लिडोकेन और फिनाइटोइन है। जो तीसरा है वो ये है कि हम डिजॉक्सिन एंटीबॉडीज देते हैं, डिजॉक्सिन एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज जो हैं ये एंटी डिजॉक्सिन इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रेगमेंट्स की बनी हुई होती हैं। एंटी डिजॉक्सिन इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रेगमेंट यानी जो कि अगेंस्ट द डिजॉक्सिन होते हैं फ्रेगमेंट इम्यूनोग्लोबुलिन के, वो फाइट करेंगे और इसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये सारे मेथड्स हैं इसको ट्रीट करने के लिए।